Okay. So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. I am from the Burak Association and I warmly welcome all of you for our workshop on shelter management and sustainable practices. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुराक एसोसिएशन है क्या। द बुराक एसोसिएशन इज़ अ यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम लोग बेसिकली काम कर रहे होते हैं ऑन और 8 डिफरेंट डोमेन्स एंड फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन्स इन बुराक एसोसिएशन इज़ ऑन एनिमल राइट्स। हम लोग एनिमल राइट्स पर भी काम कर रहे होते हैं एंड दिस वर्कशॉप ऑन शेल्टर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनिमल एड फेलोशिप। अगर मैं आपको ये बता दूं कि एनिमल एड फेलोशिप हम लोग क्यों ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो जस्ट अ समरी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल एड फेलोशिप इज कि दिस फेलोशिप एम्स to educate all of us, to educate all of our participants on why there is the importance of द लाइव्स ऑफ दीज वनरेबल एनिमल्स, ताकि हम लोग प्रमोट कर सके कंपैशन को, हम लोग एंगेज कर सके कम्युनिटीज को वेलफेयर एफर्ट्स के लिए, हम लोग प्रोवाइड कर सके मेडिकल एंड बिहेवियरल केयर इन तमाम पेट्स के लिए जो नीड के अंदर है, जिनको ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की। और आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक लाहौर के अंदर केस हुआ था अभी पिछले दिनों के अंदर की बात है, मैक्सिमम आई गेस इट्स 2 वीक्स अगो, जिसके अंदर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए ऑर्डर्ड देयर ऑफिशियल्स देयर वर्कर्स टू डेमोलिश ए भाटी पैटर्न बर्ड मार्केट। एंड उसके अंदर जब एलडीए ने अपने वर्कर्स को ये ऑर्डर किया था कि वो उस पूरी की पूरी इमारत को ढहा दें, तो उस इमारत के अंदर अंदर हमारे पास हंड्रेड्स की तादाद के अंदर डॉग्स थे, कैट्स थी, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स थी। और हमारे पास गवर्नमेंट ने, एलडीए ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर उन तमाम शॉपकीपर्स को कहा था कि आप अपनी ज़रूरी अशिया को बाहर निकाल दें। अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये कहा जा रहा था कि ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया था, इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड उस चीज़ की मद के अंदर हमारे पास हंड्रेड्स की तादाद के अंदर कैट्स, डॉग्स, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स थी जो कि मारे जा चुके थे। एंड उसके बाद टिल नाउ आई गेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। सो अब हम लोग ये सेशन इसलिए करवाना चाह रहे थे कि एटलीस्ट वी ऑल शुड नो व्हाई देयर शुड बी utmost importance to shelter management। हमारे हम लोग क्यों ज़्यादा और ये इम्पोर्टेंस दें शेल्टर मैनेजमेंट के लिए, हम लोग क्यों ज़्यादा काम करें शेल्टर मैनेजमेंट के लिए, हम लोग क्यों ज़्यादा काम करें इन तमाम लोगों के लिए। एंड यस, हमारे पास लोगों के साथ साथ इन जानवरों की भी इम्पोर्टेंस आती है बिकॉज ये हमारे पास स्ट्रेस रिलीवर है हमारे। एंड अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो हाँ, इस फेलोशिप का, एनिमल एड फेलोशिप का मकसद एक ये भी था, या हमारा एक ही एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस ये भी था कि हम लोग कम्युनिटी को एंगेज कर पाए और उनको एजुकेट कर पाए। ये वर्क जो हमारे पास फेलोशिप की वर्कशॉप्स थी, ये रिलाई हेविली कर रही थी आप लोगों को, आप लोगों के लिए, कि हम लोग डेवलप कर सके आपको, आपके अंदर कम्युनिटी सपोर्ट को हम लोग डेवलप कर सके, ऐसे वॉलंटियर्स को जो कि एनिमल एड के लिए काम कर सकते हैं, जो कि एनिमल केयर के लिए काम कर सकते हैं, जो कि एनिमल राइट्स के लिए काम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारा एक मकसद ये था कि हम लोग फॉस्टर कर सके एक ऐसा सेंस ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एम्पैथी को जो कि रन कर सके इन तमाम एजुकेशनल प्रोग्राम से, जिनका मकसद है कि हम लोग आवाम को आगाह कर सके, उनको सिखा सकें कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनरशिप इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इन तमाम जानवरों की वेलफेयर को, चाहे वो हमारे पास स्ट्रे डॉग हो, स्ट्रे कैट हो, या बीट और डोमेस्टिक एनिमल, बीट और डोमेस्टिक पेट। और ये तमाम चीज़ें हमें मदद काम करती हैं ताकि हम लोग एड्रेस कर सकें रूट कॉजेस को कि एनिमल होमलेसनेस क्यों होती है, एनिमल अब्यूज़ किस लिए होती है। हमारे पास लाखों की तादाद के अंदर केसेस आते हैं एनिमल राइट्स के ऊपर या एक तरीके से एनिमल अब्यूज़ के ऊपर। सो इस फेलोशिप को करवाने का मकसद ये था कि हम लोग एक तरीके से कम्युनिटी को एंगेज भी कर सकें और उनको एजुकेट भी कर सकें। और एक और मकसद इस चीज़ का ये था कि हम लोग प्रोफेशनली डेवलप कर सकें और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज फराहम कर सकें इस फेलोशिप के थ्रू तमाम लोगों को, कि आप एक तरीके से अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के थ्रू इंटरेस्ट दिखाएं इस कैरियर के अंदर, जो कि है हमारे पास एनिमल वेलफेयर का या फिर वेटनरी मेडिसिन का।
ताकि आप हेल्प कर सकें कल्टीवेट करने के लिए फ्यूचर लीडर्स को इस फील्ड के अंदर। वी हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनिमल राइट्स वर्कर्स जो कि इस चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, ऑल्दो दे आर वेरी स्मॉल बट देयर इम्पोर्टेंस इज वेरी ह्यूज। और इसी असना के अंदर हम लोगों ने इस फेलोशिप के अंदर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई थी, एंड दैट इज और द टॉपिक इज द शेल्टर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। And for this, we have our very special guest today, Miss Amna Ahmed. She is also a part of Burak Association, and yes, she is also a Millennium Fellow. So I warmly welcome Miss Amna ताकि वो आए और वो हमें सिखा सकें शेल्टर मैनेज किस तरीके से हो पाते हैं, कौन कौन सी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए, एंड व्हाई शुड वी फोकस ऑन एनिमल केयर, हम लोगों को क्यों इस चीज की तरफ अपना रुझान बढ़ाना पड़ेगा। So over to you, Miss Amna. Thank you so much, Sir Daniel. Assalamu alaikum, hello and good evening everyone. So जैसे कि सर दानियाल बता चुके हैं कि आज का टॉपिक कितना अहम है, हम इस पे बात क्यों करने जा रहे हैं। सो आई गेस बिफोर डिले हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए। So tell me, I'm clearly audible to everyone? Okay. तो शेल्टर मैनेजमेंट पर बात करने से पहले ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, या व्हाई इट मैटर्स, या बुराक एसोसिएशन इसके ऊपर क्यों बात करना चाह रहा है। इसके हमारे पास दो मेन रीजंस हैं, एक वैल्यूज एंड कंपैशन और लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वैल्यूज एंड कंपैशन के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द थिंग दैट मेक अस ह्यूमन? It is actually our sympathy, it is our empathy, it is our kindness that extends beyond people. It extends to every living being on the planet. So this is the main motive behind shelter management, because shelters are a symbol of hope and humanity. अगर हम बात करना चाहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो शेल्टर मैनेजमेंट डायरेक्टली लिंक्ड करती है SDG 3 से, SDG 11 से एंड SDG 15 से। SDG 3 इज प्रमोटिंग गुड हेल्थ। अगर हम इन एनिमल्स को वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इट मींस वी आर इनडायरेक्टली प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स उन बीमारियों से जो कि इन एनिमल्स की वजह से इंसानों को लग सकती हैं। SDG 11 means sustainable cities and communities, like building a community where animals and humans can coexist. And the last one is SDG 15, life on land. इस जमीन पर पाए जाने वाली हर जिंदगी इंपॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए शेल्टर मैनेजमेंट जरूरी है। सो दीज आर द टू मेन रीजंस जिसके लिए हम आज शेल्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। शेल्टर मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास टू मेन फ्रेमवर्क्स आते हैं। एक वो फ्रेमवर्क्स जो कि हमें बताते हैं एथिकली एक शेल्टर को किस तरह से मैनेजमेंट की जरूरत है, या एक शेल्टर को किस तरह से मैनेज किया जाता है। एंड सेकेंड फ्रेमवर्क इज अबाउट ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कि हम शेल्टर हाउस किस तरह से डिजाइन करेंगे, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वर्कफोर्स कैसी होनी चाहिए। सो इन दोनों फ्रेमवर्क्स को मिलाकर मैंने टोटल 7 स्टेप्स यहाँ सिलेक्ट किए हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हमें ये बताएंगे कि किस तरह से एथिकली एंड ऑपरेशनली एक शेल्टर मैनेजमेंट को सस्टेनेबल तरीके से फॉलो किया जा सकता है। एंड सस्टेनेबिलिटी इज नॉट एन एक्स्ट्रा थिंग। तो मैंने हर स्टेप के अंदर सस्टेनेबल मेजर्स लिखे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप साथ साथ पता चलता जाए कि हम हर एक स्टेप के अंदर कौन सा सस्टेनेबिलिटी मेजर ले सकते हैं। पहले स्टेप पे हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी असेसमेंट, एंड द ग्रीन बॉक्स यू आर सीइंग ऑन द स्लाइड, इसको मद्देनजर रखें बिकॉज यहाँ पर मैंने सारे सस्टेनेबिलिटी स्टेप्स लिखे हैं जो कि आप इस स्टेप के लिए चूज कर सकते हैं। सो पहली बात आती है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। एक शेल्टर हाउस खोलना हमेशा एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? इसके रीजन हम आगे बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप एक सोल्यूशन की बजाय एक प्रॉब्लम मजीद खड़ा कर दें। आपके पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि आप एक शेल्टर हाउस बना सकें?
So that's why एक feasibility and need assessment must be necessary before building a shelter house. इसके लिए हमें अपने आप से ये 5 key questions पूछने हैं. क्या अगर आप इन key questions का जवाब दे पाएंगे तो it means you are ready to build a shelter house. And these are there any existing shelters nearby? अगर तो exist करते हैं तो उनकी capacity कितनी है? हमारे 8 गेट के जो एनिमल्स हैं क्या उन्हें इस चीज की जरूरत है और इसमें कोई विजिबल ट्रेंड्स आपकी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? आपके एरिया के अंदर स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन कितनी है और करंटली इन स्ट्रे एनिमल्स को कौन कलेक्ट कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, और आप इस शेल्टर हाउस को जो आप बनाने जा रहे हैं आप उसको फंड कैसे करेंगे? आपके पास डोनेशंस होंगी या फिर आप गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू उसको फंड कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन कि आपकी कम्युनिटी का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स दीस स्ट्रे एनिमल्स. अगर तो आप इन सवालात के जवाब खुद को दे सकते हैं, इट मींस यू आर रेडी टू मेक अ शेल्टर हाउस. लेकिन इन सवालात का जवाब देने के बाद आपको ये बात मद्देनजर रखनी है, द एनिमल्स आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स. दे फील पेन, they feel fear, they feel hunger. और इन सब के लिए उनकी बिल्कुल वैसी ही नीड्स हैं जैसी कि ह्यूमंस की हैं. And 5 essential needs I have mentioned here. They need physiological needs, they have social needs, they have psychological needs, environmental needs and behavioral needs. और इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए आपको इन 5 फ्रीडम्स का ध्यान रखना पड़ेगा. These 5 freedoms must be provided to those animals, like freedom from hunger and thirst, from pain, injury and disease, freedom from fear and distress, freedom from discomfort, and freedom to express normal behavior. यहाँ तक पहुंचने के बाद आप अगर इन सवालात के जवाब दे चुके हैं अपने आप को, then next step आपके पास ये है. Are my slides moving? No, Miss Amna, they are stuck. Okay, अब move कर रही हैं. Okay, so next step ये आता है कि अगर आपने shelter house बनाने का सोच लिया है तो what would be the design and what would be the site? पहली चीज आपको जो मद्देनजर रखनी है वो है लोकेशन. आपका shelter house की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि accessible to adopters, accessible to funders. इसके अलावा ये आपकी जो डेंस पॉपुलेशन या डेंस हाउसिंग स्कीम्स हैं उससे थोड़ी दूर होनी चाहिए. आपकी साइट must follow the zoning laws, it permits safety standards, it must have quarantine and isolation areas to prevent diseases, आपके पास proper ventilation, drainage और hygiene system होना चाहिए, smooth and washable materials and safe enclosures होने चाहिए, and the last one, balance animal welfare, पब्लिक सेफ्टी एंड डिजीज कंट्रोल. इन तीनों बातों का ध्यान आपको अपनी शेल्टर मैनेजमेंट के अंदर लाजमी रखना है. एंड व्हाट अबाउट द सस्टेनेबिलिटी स्टेप ऑन द लास्ट स्लाइड? Plan wisely before building, prioritize community based solutions, use eco-friendly materials and ensure resources and used efficiently for both animal welfare and environment. ऐसी चीजें रिसोर्सेज यूज की जाएं जो कि एनिमल्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और एनवायरनमेंट के लिए भी. अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि जब एनिमल्स हमारे पास इनटेक के लिए लेकर आए जाएंगे तो तब हमें क्या करना होगा? एट दिस पॉइंट इनटेक और प्री इनटेक प्रोसीजर्स के वक्त स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से हमारी केयर फॉर दोज एनिमल स्टार्ट हो जाती है. बिफोर दैट मिशन हमें एनिमल्स को एक क्वारंटीन पीरियड के अंदर रखना होता है, सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, ताकि अगर उसको कोई डिजीज है या अगर उसका कोई बिहेवियरल इशू है तो वो पहले ही एड्रेस किया जा सके. एंड फॉर द डॉग्स द क्वारंटीन डेज मस्ट बी 7 to 10 days एंड फॉर द कैट्स इट मस्ट बी 14 days. इसके बाद विद इन फर्स्ट 24 hours आपको उस एनिमल को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी. दैट मस्ट बी नेसेसरी फॉर एवरी एनिमल. अगर आप एक शेल्टर हाउस खोल रहे हैं तो आपके पास ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करने के रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए.
And these are animal should receive a veterinary examination within the 24 hours and ideally sooner than 24 hours. The animals must be dewormed and vaccinated. Animals undergo a behavioral assessment. Are they shy? Are they fearful? Are they social? Etc. This must be checked. और जो भी आपके फाइंडिंग्स होंगी देयर मस्ट बी अ रिकॉर्ड ऑफ देम आइदर डिजिटली रिकॉर्ड देम या उसे पेपर पर लिखें लेकिन ये आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करेगा So these four essentials of the intake are quarantine, veterinary examination, deworming and vaccination. जब आप एनिमल्स शेल्टर के इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे देन आपको फिर इस बात को मद्देनजर रखना है कि व्हाट आर द रीहोमिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आगे के स्टेप्स क्या हैं उस एनिमल के लिए तो एक शेल्टर हाउस के अंदर ये रीहोमिंग पॉलिसीज मस्ट बी प्रेजेंट उसके बाद अडॉप्टर स्क्रीनिंग अगर दो रीहोमिंग के लिए अगर कोई अडॉप्टर आपके पास आए तो उस अडॉप्टर की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है कि क्या वो उस एनिमल को अपने पास रख सकेगा वो सपोर्ट कर सकेगा इसके लिए प्री अडॉप्शन क्वेश्चनर्स होने चाहिए और उन अडॉप्टर्स की इंटरव्यूज वगैरह होने चाहिए कि वो रेडी हैं इस चीज के लिए कि वो एक एनिमल अपने साथ रख सके उनकी एनवायरनमेंट कैसी है देन थर्ड वन इज एनिमल असेसमेंट अडॉप्टर के साथ साथ हमें ये चीज भी मद्देनजर रखनी है कि वो एनिमल किस तरह का बिहेवियर शो करता है एनिमल की हेल्थ क्या है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो उसका टेम्परामेंट क्या है उसको अडॉप्शन लिस्ट में डालने से पहले हमें ये सारी चीजें लाजमी चेक करनी है The fourth one is the matching process. Before pairing an animal with an adopter, it must be checked कि वो एनिमल उस अडॉप्टर के साथ रह सकेगा कि नहीं फॉर एग्जाम्पल एक ओल्ड कैट को हम एक एक्टिव फैमिली के साथ कभी भी पेयर नहीं कर सकते And the last one is record keeping, जैसे कि मैंने पहले बताया कि take every intake, track every intake, treatment and adoption to maintain credibility and ensure animal welfare. Excuse me, किसका mic? Mane, please turn it off. I guess it's okay. So moving forward to the sustainable practice tip, use durable and washable cages instead of disposable and adopt eco-friendly cleaning materials to protect both animals and staff. Wait for a second, let's this move. Intake and pre-intake procedures के बाद हमारे पास आती है डेली एनिमल केयर रूटीन्स कि एनिमल्स अब आपके शेल्टर हाउस के अंदर आ गए हैं तो उनकी रूटीन आगे किस तरह की होनी चाहिए उनकी केयर किस तरीके से होनी चाहिए एक्चुअली द रूटीन्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी शेल्टर इंसानों की तरह एनिमल्स को भी एक रूटीन चाहिए होती है और ये एनिमल्स ह्यूमंस की तरह दे थ्राइव ऑन कंसिस्टेंसी और ये रूटीन it reduces stress, it prevents mistake, and it keeps operation smooth. इसी वजह से एक structured routine बहुत जरूरी है. And this routine includes the morning routine, first of all. In the morning, there must be health checks for all the animals. Their cages must be checked, kennels, ventilation and lighting, all things are properly checked. फिर आती है cleaning and disinfection. तमाम जगहों की सफाई होनी चाहिए डिसइंफेक्शन होनी चाहिए एंड मीनवाइल द एनिमल्स आर मूव्ड टू अ सेपरेट प्लेस टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन आफ्टर क्लीनिंग देयर कम्स द फीडिंग रूटीन द फीड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन हाइजीनिक कंडीशंस एंड इट मस्ट बी सर्व्ड एट द सेट टाइम्स डेली फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा उनको साफ पानी प्रोवाइड करना चाहिए और न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए एंड फॉर द फीड वी यूज स्टेनलेस स्टील बाउल्स क्योंकि इनको साफ करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है एंड दे आर गुड फॉर हाइजीन एंड ड्यूरेबिलिटी
After feeding, all the animals, like humans, must need exercise and enrichment. For the dogs, there must be daily walks and grooming, and the cats need playtime, scratching post, and stimulations. So this kind of social interaction is actually very important to reduce stress and improve adaptability. The next is the public guards. ऐसा है कि जब staff साथ साथ animals की care कर रहा हो, then they must be providing assistance to the adopters and volunteers. Public hours must be necessary. Last one is the evening. In the evening, refresh bedding, check food and water, adjust ventilation and secure all the enclosures. हमारे पास जितना भी एरिया है जहां पर इन एनिमल्स को रखा जाएगा रात के वक्त वो मस्ट बी सिक्योर होना चाहिए. And don't forget the disease control. So for disease control, we must clean the bowls and litter trays and kennels daily. वीकली और मंथली डीप क्लीन्स होने चाहिए और जो भी एनिमल्स सिक हों या उनके अंदर कोई भी किस्म का मसला हो दे मस्ट बी आइसोलेटेड एंड द एरिया मस्ट बी डिसइंफेक्टेड. एंड व्हाट अबाउट द सस्टेनेबिलिटी टिप? दिस इंक्लूड्स कंपोस्टिंग एनिमल वेस्ट ताकि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बर्डन ना पड़े ज्यादा, रिसाइकलिंग वाटर एंड यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट लॉन्ड्री सिस्टम्स. After daily animal and care routines, there comes the mental health. Physical health के साथ साथ जानवरों की mental health भी जरूरी है. Talking about mental health, animals जिस situation में shelter house में लाए जाते हैं, they face relocation, they face homelessness. So इस situation के अंदर उनका stress, उनकी frustration बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा जब वो इतनी ओपन प्लेसेस से जब कन्फाइंड प्लेसेस के अंदर कैनल्स के अंदर जाते हैं देन इट आल्सो इंक्रीजेस देयर स्ट्रेस और जिसकी वजह से उनकी वेलबींग इफेक्ट होती है और उनकी अडॉप्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना और बहुत ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी उनकी फीडिंग और उनका ट्रीटमेंट जरूरी है. एंड दिस मेंटल हेल्थ केयर स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस. Admission is highly stressful. Animals face separation, confinement, noise, and unpredictability. और इस चीज को एड्रेस करने के लिए जितना जरूरी हो सके हमें उनका कैनल टाइम रिड्यूस करना चाहिए या उनका केज टाइम रिड्यूस करना चाहिए. अगर पॉसिबल है तो उन्हें फॉस्टर केयर के अंदर रख दिया जाए जहां पर प्रॉपर रिसोर्सेज उनको अवेलेबल हो या उनके लिए सोशल इंटरेक्शन अगर जरूरी है तो उनको वो प्रोवाइड कर दी जाए. इट डिपेंड्स ऑन देयर बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर. और इस सब के अलावा अगर कोई एनिमल फिर भी शेल्टर के अंदर स्टे कर रहा है तो हमें उसको क्वाइट स्पेसेस देनी चाहिए, एनरिचमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए एंड जेंटल हैंडलिंग. और स्टाफ को मॉनिटर करना चाहिए हर रोज डेली अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस और उसके मुताबिक एक्शन लेने चाहिए. एंड एट द वेरी लास्ट अगर इस सब से भी कोई बात नहीं बन रही है या इस सब से भी वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहा है देन द ह्यूमन यूथनेसिया may be the kindest decision. Euthanasia means the intentional killing of animals because prolonged suffering से बेहतर है कि आप उसको खत्म कर दें in a very humane way. नेक्स्ट कमिंग टू द एनरिचमेंट एंड इमोशनल वेलबींग के अगर वो एनिमल्स शेल्टर हाउस में स्टे कर रहे हैं तो हम उनको एनरिचमेंट या इमोशनल वेलबींग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. इट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल स्टिमुलेशंस, opportunities for natural behaviors, and their environment must be controlled. Sustainability tip here says that using natural light, recycled enrichment materials, and green outdoor spaces. फिर हम बात करते हैं कि enrichment activities जो कि animals को provide की जानी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए. There must be time outside enclosures. They must be bring to work into the open spaces. Like
Dogs need daily walks or play yards, and cats need climbing, exploring, and secure play areas. इसके अलावा they must have toys or puzzles. अगर space limited है, हम उनको outer spaces पे, open spaces में नहीं लेके जा सकते, हमें उसी जगह पर उनको enrichment provide करनी है. Then they must have toys or puzzles. Social interaction होनी चाहिए, calm contact, petting or quiet time with people, and many more. Supported environments and assessment के अंदर हम बात करते हैं कि अगर enrichment के लिए भी हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है, तो उन्हीं employers के अंदर जो enrichment उन्हें provide की जानी चाहिए, उसके अंदर cats include hiding boxes because they like this, perches and scratching posts, and dog needs chew toys, soft bedding, and visual barriers. इसके अलावा वहाँ पर सेंसरी चेंजेस भी कभी कभी आनी चाहिए. सेंसरी इनरिचमेंट जिनको कहा जा रहा है, there must be new smells, sounds, textures, and second one is socialization of the puppies and kittens. From the starting उनकी socialization जरूरी है ताकि उनका behavior मजीद aggressive ना हो जाए. They need gentle handling, exposure to people, sounds and play. उनकी प्रॉपर बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उन्हें दूसरी फॉस्टर फैमिलीज और लिटरमेट्स के साथ रखा जाए. एंड द लास्ट वन इज द बिहेवियरल असेसमेंट एज अ मेंटल हेल्थ टूल. Replace the stressful test with daily behavioral observations, use histories and interactions to adjust care plans, detect early stress and aggression, and match animals with a suitable homes. Moving forward, मेंटल हेल्थ के बाद हम बात करना चाहेंगे पॉपुलेशन मैनेजमेंट की. पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज द इंटेंशनल प्लानिंग कि हमारे पास एक शेल्टर हाउस के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम कितने एनिमल्स को सस्टेन कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि हम समझें कैपेसिटी फॉर केयर. अंडरस्टैंडिंग द कैपेसिटी फॉर केयर इट इंक्लूड्स कि हमारे पास स्पेस कितनी है, और सब बातें यहाँ स्पेस पर आकर खत्म नहीं हो जाती हैं. हमें ये बात मद्देनजर रखनी है कि क्या हमारे पास इतना ट्रेन्ड स्टाफ मौजूद है जो कि डेली केयर और एनरिचमेंट प्रोवाइड कर सके. आर मेडिकल एंड बिहेवियरल सर्विसेज अवेलेबल फॉर आवर एनिमल्स. कैन वी अफोर्ड नेसेसरी फूड सप्लाईज एंड ट्रीटमेंट. क्या ये सब चीजें जरूरी हैं? अगर हैं तो हम मजीद पॉपुलेशन या मजीद एनिमल्स अपने शेल्टर हाउस के अंदर एडमिट कर सकते हैं. इफ नॉट, then there must be separate steps for this. लेकिन ये प्लानिंग बिफोर इनटेक स्टार्ट हो जाती. हर एनिमल एक शेल्टर हाउस के अंदर एडमिट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें इनटेक के वक्त ये बात जरूरी देखनी चाहिए कि क्या हम उस एनिमल को शेल्टर हाउस के बगैर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या हम उस एनिमल के ओनर को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू सप्लाईज या गाइडेंस. अगर ऐसा पॉसिबल है देन उस एनिमल को शेल्टर हाउस में एडमिट मत करें, बिकॉज इट मे लीड्स टू ओवरक्राउडिंग. और शेड्यूल्स हमारे पास होने चाहिए इनटेक्स के, ताकि ओवरक्राउडिंग से बचा जा सके और हमारे पास क्वालिटी केयर फ्रॉम डे 1 से स्टार्ट हो सके. इनटेक प्रोसीजर्स के वक्त ही, प्लानिंग के वक्त हमें उस एनिमल का पूरा पाथवे डिजाइन कर लेना चाहिए कि एनिमल मजीद आगे किस पाथवे को फॉलो करेगा. Every animals need a clear path. It must be reunited with the owner. It may be adopted by someone else, or it may provide फॉस्टर केयर, या फिर उसको रिलोकेशन की जरूरत है. और इन सब के बाद अगर कुछ भी ऐसा फिजिबल नहीं है जो कि एनिमल को बचा सके, देन द ह्यूमन यूथेनेसिया इज नेसेसरी. इस सब के बाद मैनेजिंग लेंथ ऑफ द स्टे देखना भी जरूरी है, जो कि उसके पाथवे में ही इंक्लूड होगा. मैनेजिंग द लेंथ ऑफ द स्टे के लिए शेल्टर्स पॉपुलेशन राउंड प्रैक्टिस करते हैं. इसमें कुछ टीम्स बनाई जाती हैं जो कि हर एनिमल को डेली विजिट करती हैं और वो उसके पाथवे को देखती हैं, और इससे उनके लिए आसानी हो सकती है कि वो ये रिव्यू कर सकें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस एनिमल की मजीद प्रोग्रेस क्या है. एंड दिस प्रिवेंट्स डिलेज, स्ट्रेस
and illness, keeping animals healthy and adopted. इसके लिए हमारे पास सस्टेनेबिलिटी टिप ये है कि अडॉप्ट डिजिटल टूल्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, ताकि हम पेपर यूज को कम कर सकें, encourage eco-conscious adopters, and promote green pet care habits, extending shelters' sustainability beyond its wall. Moving to the next slide. Population management के बाद हमारे पास बात आती है volunteer management. Volunteer are backbone of the shelter house. They are very important part of the shelter house. इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि volunteers का रोल क्या होना चाहिए. They support staff in daily operations. They assist animal socialization and enhance community outreach. Their efforts reduce cost and build a bridge between shelter and the local community. रोल ऑफ वॉलंटियर्स के बाद हमें ये देखना है कि हम इन वॉलंटियर्स को रिक्रूट कैसे करेंगे. इट मस्ट बी द क्लियर प्रोग्राम. शेल्टर हाउस शुड रीच थ्रू स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कम्युनिटीज, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके और इनमें से जो लोग एनिमल शेल्टर हाउस के अंदर काम करना चाहते हैं हम उन्हें वहां से रिक्रूट कर सके. एंड बिफोर रिक्रूटमेंट हमें ये बात उनको वाज़ेह कर देनी है कि व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर सुटेबल फॉर देम. Would they like to play the role of walking dogs and cleaning and feeding, assisting with adoptions, or administrative or outreach tasks? Recruitment के बाद important है training and orientation. एक shelter house में काम करने से पहले उन्हें इस बात का मुकम्मल अंदाजा होना चाहिए कि what are the basic animal handling and welfare. They must be aware from the safety and hygiene protocols and shelter policies क्या हैं और disease prevention and quarantine को कैसे follow कर सकते हैं. And then we can enhance the leadership qualities in those volunteers. जो volunteers हमारे पास already trained होंगे, हम उनके under small teams बना सकते हैं जो कि मज़ीद नए आने वाले volunteers को engage करेंगी, उनको train करेंगी. So it increases the leadership and growth. Last one is the community engagement. Volunteers का काम सिर्फ shelter के अंदर काम करना नहीं है, बल्कि they are acting like a bridge between the community and the shelter house. They promote adoption drives, fundraisers, awareness campaigns, और कभी-कभार इन volunteers की stories दूसरों को inspire करती हैं कि वो भी इस तरह के campaigns के अंदर और इस तरह के missions के अंदर जो है वो part ले सकें. And volunteers can also lead sustainability efforts by using eco-friendly cleaning products, encouraging carpooling or green transport, appointing sustainability champions to track recycling, waste, and energy use. Moving next. Volunteer management के बाद जो last step हमारे पास है वो है public health and safety in shelters. क्योंकि animal shelter house का मकसद सिर्फ animals को ही एक safe place provide करना नहीं है, वहां पर उन visitors के लिए, उन adopters के लिए और staff के लिए भी एक safe environment होना लाजमी है. So sustainable shelter management is not just about animals. और ये क्यों जरूरी है? ताकि हम डिजीज से बच सके, हम किसी भी किस्म के केमिकल हैजर्ड्स से बच सके, किसी भी किस्म के बायोलॉजिकल हैजर्ड्स से बच सके. एंड दे आर एक्सप्लेन्ड इन द इम्पोर्टेंट स्टेप्स. सो पहला क्या है कि हैंड हाइजीन जरूरी है. वॉश योर हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग द एनिमल्स, रिमूविंग ग्लव्स और बिफोर ईटिंग, स्पेशली बिफोर ईटिंग. एंड देयर मस्ट बी नो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन द एनिमल एरियाज. And then chemical safety, we must handle the disinfectants, medicines, and pesticides with PPE, means personal protective equipments, and store properly and never mix the chemicals. So the chemical hazards must be avoided. Physical hazards prevent slips, sharp objects, injuries, and hearing damage. For this, we must use sound damping and hearing protection. Biological hazards
तब फैलते हैं या तब होते हैं जब कोई भी एनिमल अग्रेसिव हो जाए और वो बाइट कर ले किसी भी वॉलंटियर या किसी भी स्टाफ को. So there must be the bite reporting and rabies quarantine protocols, maintain vaccination programs and prevent zoonotic diseases with PPE and clear communication. Zoonotic diseases are the disease जो कि animals के अंदर मौजूद किसी भी worm की वजह से इंसानों के अंदर फैलती है. इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी हमें ये कहती है कि we must reduce heavy chemical disinfectants. Heavy chemical disinfectants जो हैं वो नहीं यूज होने चाहिए. We must be switched to the eco-friendly and non-toxic cleaners. This protects the staff, animals, and environment, supporting sustainable sanitation and long-term health. पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर सिर्फ एनिमल्स की हेल्थ ही जरूरी नहीं है, या वहां पर जो स्टाफ वर्कर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी जरूरी है. Because sometimes they face stress, they face burnout, compassion fatigue due to the emotional and physical challenges. इस वजह से उनके लिए मेंटल हेल्थ या उनके लिए जो मेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड हाउ कैन वी support the staff and volunteers? We must create a positive, respectful workplace with fair hours, supportive leadership. We can ensure the mental health support. We can offer training, skill building, and empowerment across staff to make informed decisions. Celebrate success and seeing animals recover and find homes, restores motivation and morale. So ये सब चीजें पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इन शेल्टर्स को मद्देनजर रखने के लिए जरूरी है. लास्ट में हम ये बात करेंगे कि एनिमल शेल्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉग्स या कैट्स नहीं आती हैं. अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल सर दानियाल ने जो बर्ड मार्केट की बात की, सो इट वाज मेनली द बर्ड मार्केट. तो ऐसे कि जो एनिमल्स हमारे पास शेल्टर हाउस के अंदर आ सकते हैं, it includes horses. हमारे पास rabbits आ सकते हैं. We can have birds, we can have hamsters, ducks हो सकती हैं, cows हो सकती हैं और बहुत सारे donkeys हो सकते हैं. These all include animals which sometimes need the shelter house. So this was all about how you can make a shelter house, how you can incorporate sustainability into them. And I would really encourage any kind of discussions and any kind of questions. And guys, I would like you to speak. Someone, please. Any questions? Any discussions? No questions? No questions. You explained your presentation very well, and we really liked it. Thank you so much. Any kind of discussions, koi suggestions? I guess Sam raised hand. Walaikum assalam. माशाल्लाह मैम, आपने तो स्लाइड जो है काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बनाई थी, लेकिन मैम इसकी जो आपने बताया कि हम शेल्टर हाउस में कैट को तो इसको मतलब रख लेंगे, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, मतलब हमें क्या मिलेगा इसकी बजाय? हम जो हमारे पास गायें और बकरी इस तरह चीज़ें हम रख लेंगे तो आई थिंक इससे बेटर होगा. तो मेरे ख्याल में मुझे आज तक ये चीज़ें मतलब पसंद नहीं है, तो खैर आप इस बारे में फर्दर मुझे गाइड कर ले कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलेगा कि इस तरह जानवर को हम इनका ख्याल रखेंगे, देखभाल कर लेंगे. ओके, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर चीज में फायदा और नुकसान नहीं होता. ओके, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान बगैर किसी फायदे के लिए करता है.
एंड बीइंग अ मुस्लिम मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अल्लाह मियां ने हमें इस जमीन पर इसलिए पैदा किया, एक तो हम उसकी इबादत करें और दूसरा ये कि हम उसकी खालिक के काम आ सकें। तो अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जो वैल्यूज और कंपैशन की बात की थी, उसका मतलब यही था कि हमारी सिंपैथी, हमारी एम्पैथी, हमारी केयर सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। ये जानवर, ये भी जानदार हैं, दे डू हैव फीलिंग्स, दे डू फील हंगर, दे डू फील फियर। सो इनके लिए केयर क्यों नहीं होनी चाहिए? होप आपको आंसर मिल गया इस बात का। एनीवन एल्स? Okay, so Ms. Amna, there is a question from Mr. Muhammad Haris. He is asking, how can we engage as a volunteer in animal protection or safety related organization? ओके, सो इसके अंदर ऐसा है कि जो ड्राइव्स होती हैं एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, डिफरेंट जगहों पर जाने के लिए आप उनके अंदर वॉलंटियर्स को एंगेज कर सकते हैं। दूसरा, आप अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए वॉलंटियर्स को एंगेज कर सकते हैं। मैंने पीछे आई गेस बताया है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, डिफरेंट कॉलेजेस को, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं कि हम अपनी आउटरीच बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर एंगेज हो सकें। Hope this answers. If anyone has a question regarding all of these things, you can ask Ms. Amna regarding how to, be a part of this drive, how to initiate these drives from your community level, चाहे आपका grassroots level ही क्यों ना हो, like from your friend circle, from your universities. You may ask your question. There is one question from Mr. Omar Farooq. जी मिस सलीज, आप प्लीज ऐसे करें, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। फर्स्टली आपका सेशन बहुत अच्छा था, आई रियली अप्रिशिएट, और जो भी मैंने आंसर दिया इट्स वेल सेड। मुझे पूछना था कि जो ये किटन्स के लिए या जो बिल्कुल छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे उनके लिए वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस होता है, और वैक्सीनेशन से लाइक जैसे ह्यूमंस को होती है तो वो बीमार हो जाते हैं, अभी सर्दियां हैं, तो आप उस बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें। इनके वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि लाहौर में हमारे पास युवास है, वहाँ पर इनकी वैक्सीनेशन मौजूद है, आप वहाँ से करवा सकते हैं। और छोटे किटन्स वगैरह की वैक्सीनेशन भी वहाँ पर मौजूद हो सकती है। और मैंने यहाँ पर एक चैट में क्वेश्चन देखे कि हाउ वी कैन रीच टू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, लाइक you have Instagram, follow the shelter house pages on Instagram. There are plenty of these. छोटे छोटे लोग इस बारे में काम कर रहे हैं, so इनको फॉलो करें। इनके मजीद जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या इनकी ड्राइव्स आती हैं या इनके जो वॉलंटियर प्रोग्राम्स आते हैं, आप इनके अंदर इनरोल कर सकते हैं और आप एंगेज हो सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज में। And what about, do we have a shelter house? Yes, Burak is working on this. Burak is currently हम एक शेल्टर हाउस बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस जैसे ही हमारा शेल्टर हाउस तैयार होता है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो विजिबल होगा, so you can check from there. अच्छा, regarding the news of the shelter, we have our shelter house. We created a shelter house in Bahawalpur. हम लोगों ने एक colleague हमारे जानने वाले हैं, उनके shelter, like उनके एरिया के ऊपर we created 2 or 3 very small scale shelter houses. And हमारी फेलोशिप के अंदर हम लोग बेसिकली ये फोकस करते हैं कि जिसके अंदर वी really start fundraising, we really focus on fund collection and how the persons really develop fundraising skills. And जब हमारे पास वो fundraising skills के ऊपर properly campaign वगैरह हो जाती है, we usually focus to collect the funds for the cause of animal welfare. And इस fellowship के अंदर we collected the funds जिसकी जो properly हमारे पास amount थी, ranged from between 60,000 to 70,000. And those 60 to 70,000 PKR amount usually went straight for the cause of animal welfare. हम लोगों ने, हमारे पास एनिमल शेल्टर्स हैं हमारे भावलपुर के अंदर, एंड वो एनिमल शेल्टर जो हमारे पास हाउसेज हैं, दे रेंज फ्रॉम अ नंबर ऑफ 2 or 3 हैं, वो बहुत ही छोटे स्केल के, बट उसके अंदर वी केयर्ड फॉर 2 and 3 बिग एनिमल्स, एंड बाकी वो हमारे पास जो शेल्टर हाउसेज हैं वो छोटे छोटे आपके एनिमल्स के लिए, चाहे वो हमारे पास आपके डॉग्स हों, कैट्स हों या बर्ड्स टाइप हों। So this is the answer for the question of, I guess, Zumar. So
Amna, over to you for the rest of the questions. मेरा just ये था answer for the question. So any questions कोई पूछना चाहे तो, नहीं तो फिर हम end करते हैं session की तरफ बढ़ते हैं. Not about questions, but I would like to suggest anyone who is पहले तो आपको I'm very thankful to know कि आप लोग भी एक अपना shelter house बना रहे हैं, something like that. और individual basis पे I do care for stray cats in my neighborhood. So I would just like to suggest something कि अगर आप कोई भी adoption कर रहे हैं individual level पे या अगर आपके large scale level पे आपको ये shelter home है, तो आप प्लीज अडॉप्शन को बहुत स्ट्रिक्टली लें, बिकॉज बहुत से लोग जो होते हैं स्मॉल किटन्स ले जाते हैं, मगर जब अडल्ट कैट्स हो जाती हैं तो वो उनको जो है कहीं पे भी रोड पे इस तरह छोड़ देते हैं. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि इसका टाइमली जो है ध्यान रखा जाए और टाइम टू टाइम चेक किया जाए कि जो डॉक्टर्स हैं वो सही से कैट्स का ख्याल रख रहे हैं या नहीं. थैंक यू. You're welcome, Miss Zara. Okay, so Miss Amna, you have to check the chat boxes. There are a lot of questions. Zoomer के question के बाद. So please do look on the chat box as well. There are, I guess, 4 to 5 questions for you. Okay, let me check. What about campaign regarding street dogs as number is increasing on a daily basis? Okay, street dogs के बारे में जो recent campaign है वो ये कि उन street dogs को खत्म किया जा रहा है. So अगर तो वो street dogs किसी भी disease का बायस बन रहे हैं, so it is better to euthanize them. Otherwise, फिर they must be admitted to the shelter house. And इससे ऊपर, how can we engage people in the hostels that deters them from taking care of the strays about sheltering strays that continuously wander in the building? Okay, आपको उन लोगों को engage करने की क्या जरूरत है जो इस चीज से नफरत महसूस कर रहे हैं? So आपको खुद एक स्टेप ले लेना चाहिए कि आप उन लोगों की गलत रवैयों से उस एनिमल को बचाने के लिए आप उसकी केयर कर लें. And can you tell about World Wildlife Fund? Sir Daniel, do you know something about World Wildlife Fund, what they are doing about stray animals? Can you explain? Okay, so I will be explaining about the WWF and जो हम लोगों ने इन तमाम कैंपेन्स की बात की है. अच्छा, अगर हम बात करें कैंपेन्स के रिगार्डिंग द स्ट्रीट डॉग्स, तो नंबर हमारे पास डेली बेसिस पे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है वो यही है कि यहाँ तो हम लोग उनको प्रॉपर्ली पकड़ लेंगे, या फिर जहाँ हमें वो दिखेंगे, सो वी विल आइदर शूट देम डायरेक्टली सो दे कैन बी डेड. ये चीज़ है. लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप लोग ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं कैंपेन को, सो आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ. आप अपनी सिटी के अंदर एक खास एरिया मुख्तस कर लें जिसके अंदर बेसिकली यू अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कैन ऑर्गेनाइज और कैरी अ डोनेशन एट योर सिटी लेवल. एंड उस सिटी लेवल की जितने भी हमारे पास आपके पास फंड्स रेज होंगे, उस बेसिस के ऊपर यू कैन क्रिएट अ शेल्टर होम एट दैट एरिया. एंड देन जितने भी आपके पास जो आपके स्ट्रे डॉग्स होंगे, स्ट्रे कैट्स होंगी, यू कैन जस्ट कैच दो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स एंड place them into that shelter home or shelter area. ये चीज होगी. एंड आई वुड हाईली एडवाइज ऑल ऑफ यू कि जिस तरीके से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक डेरा निज़ाम होता है कि हमारे पास बहुत सारे एक अच्छे लोगों के, दोस्तों के हमारे होते हैं, हमारे जानने वालों के होते हैं डेरा निज़ाम. वी कैन कॉन्टेक्ट दोज पर्सन्स कि इफ दे कैन somehow give small area of their land for making or for building the shelter home. लाइक आप सिर्फ उनसे ये कहिए कि आप हमें अपना छोटा सा एरिया दे दें, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, ना हम आपसे मांगेंगे कि आप उनके खाने के लिए दें, सिर्फ आप हमें उसका एक एरिया मुख्तस कर दें. ये चीज हो सकती है. रेस्ट आप अपने बाकी सारे के सारे फंड्स वगैरह से कलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन कैरी आउट एंड यू कैन मेक इट वेरी ग्रेटली. उसके बाद अगर हम बात करें तो हाउ कैन यू एंगेज पीपल, मैं अगर आपको वैसे बताऊं तो rather than starting from them, I guess मेरे सामने बिल्कुल ठीक कह रही थी, start from your behavioral change, start accepting them like they are not that much bad. हाँ, हमारे पास, और वो कभी भी आप पे अटैक ऐसे नहीं करेंगे कि एक तरीके से आप उनके लिए खतरे की अलामत हो. वो आपसे जब पहले डरेंगे
तो फिर वो आप पे अटैक करते हैं। अगर आप उनको कुछ नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी अटैकिंग यू एंड दे विल बी गोइंग साइडवेज। अगर मैं आपसे बात करूं ऑन द WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, हमारे पास एक ऐसा ये इदारा है, आलमी इदारा है, जो कि काम कर रहा होता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, चाहे वो हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज हो, चाहे वो हमारे पास ऐसी स्पीशीज हो जो कि आपकी डोमेस्टिक साइड के ऊपर आ रही होती हैं। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अंदर आलमी सतह के ऊपर इसका जो काम है वो यही है कि वो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन करे, लाइक एक तरीके से एंडेंजर्ड स्पीशीज की। और इसके अंदर हमारे पास, अगर हम पाकिस्तान के जुमरे में बात करें, तो पाकिस्तान के जुमरे के अंदर इसके अंदर सबसे हमारी जो आती है स्पीशी, मैरीन स्पीशी, वो आती है आपकी इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन के अलावा अगर हम वैसे बात करें तो WWF को हम लोग एक तरीके से प्लान कर सकते हैं उनके साथ। वी कैन चेंज देयर व्यू पॉइंट ऑन हाउ दे कैन आल्सो हेल्प डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू catch these stray dogs, stray cats, and by catching those stray dogs, stray cats, we can place them into a shelter home with the help of WWF. And WWF कुछ organizations के साथ मिलकर ये काम कर भी रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो there is a very famous organization of ACF, आयशा चुंदरेगर फाउंडेशन, जो कि इसके ऊपर काम Yes. कर रही है। So do get on to their Instagram page and that Instagram page can teach you a lot. वो एनिमल, वो पेट राइट्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो एनिमल राइट्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। एंड एक अगर उनके पास केस भी आ जाता है, सो वो सीधा आपके कोर्ट के अंदर जाता है। सो आई गेस मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समराइज कर दिया था। मजीद अगर कुछ जानना चाहेंगे, सो माय टीम इज हियर, मिस आमना इज हियर, आई एम हियर, यू कैन फ्रीली गेट इन टच विद अस, वी कैन be linked with each other, we can be in contact with each other, and we can make a movement. और बाकी questions are for you, Miss Amna. Zia Khan का एक क्वेश्चन है कि what skills should someone develop before starting or managing a shelter? तो इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि आपके पास सिर्फ एहसास होना चाहिए कि आपने उस चीज को एड्रेस करना है। सो इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, देयर इज इंस्टाग्राम पेज पॉ के नाम से, PAW, वो भी एक एनिमल शेल्टर हाउस है जो कि बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है एनिमल शेल्टर पर, एनिमल राइट्स पर और इनकी केयर पर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो हम एंड करते हैं इस सेशन को। अगर मजीद कोई क्वेश्चंस नहीं है तो we are all here for any kind of support, any kind of guidance. Guys, if you want to be a part of our movement, you can be a part of our fellowship, you can be a part of our trainings. We highly encourage all of you to please attend our fellowship, to be a part of our fellowship. Inshallah, by the grace of Almighty Allah, we will be opening the second cohort of our Animal Aid Fellowship, and we warmly welcome all of you to be the fellows of change, to be the fellows of that are working in this cause, and they will be the next gen leaders for animal rights. और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको एक केस स्टडी कराता हूँ। मैं लाहौर की केस स्टडी पढ़ रहा था, जो भी भाटी चौक के ऊपर जो हमारे पास उस वक्त सारा के सारा पेटेंट उस बिल्डिंग की डेमोलिशमेंट हुई थी। मैं ये देख रहा था कि हमारे पास मोस्टली सबके पास लिंक्डइन हैं, वी यूजुअली अपलोड और accomplishments on LinkedIn, but there are very small आप कह लें केसेस, या there are very small people, number of people जो कि इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं on that platform as well. हम लोग WhatsApp के ऊपर बात कर लेते हैं, हम लोग Instagram के ऊपर बात कर लेते हैं, हम लोग बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, but why we are not showing our support or we are not questioning our government on LinkedIn as well? अगर मैं आपको बताऊं तो LinkedIn भी आपके एक प्रोफेशनल अकाउंट कंसीडर होता है। You can start focusing, आप अपनी एक मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। You can be an animal rights activist. अगर आप एक्टिविस्ट होना चाहते हो, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप पार्ट हो जाओ। ACF इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। ACF के अलावा अगर आप वैसे काम करना चाहते हो तो अपने आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। यू विल बी encouraged, you will be given support in terms of anything. We are here for your to showcase your achievements, to showcase your accomplishments on our social media platform. We warmly welcome all of you, and if you will be having any question, we will be taking your questions in the near future workshops as well.
और जैसे ही हमारी आपके लिए सेकंड कोहोर्ट ओपन होगा, वी वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग आप लोगों की मदद के साथ, हम लोग अपनी मदद के साथ, हम सारे के सारे कलेक्टिवली एज अ टीम ऑर्गेनाइज करेंगे फंडिंग कलेक्शन को, और वो सारी की सारी जो फंड कलेक्शन जाएगी वो जाएगी टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एनिमल राइट्स, टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। ख्वाब वो हमारे पास आपके डोमेस्टिक एनिमल्स ही क्यों ना हो, या ख्वाब वो आपके पास आपके स्ट्रे डॉग्स और कैट्स ही क्यों ना हो जाए। सो दिस इज इट। और इसी बात के साथ हम इख्तिताम करते हैं हमारे आज की सेशन को। आई वुड लाइक टू thank all of you for joining today's session. I would like to thank Ms. Amna for giving such a detailed presentation on this topic, that why shelter management is important and how the sustainable practices can help us to cover this shelter management in a very efficient manner. And if you want to be a part of this change, please do hit us a text message that you want to be a part of this change. You can email us, you can WhatsApp, text us on any platform, and you also have the official WhatsApp number of Block Association. So we look forward to seeing you all in the near future, either in our fellowship or either as a team member of our team, or either as in the near workshops. Thank you so much for joining today's session. Thank you so much, Ms. Amna, for giving us your precious time. और खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब खैर। इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा, एंड आई वुड रियली प्रे ऑल टू अल्लाह कि आप सभी सेफ रहो पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, गुड नाइट एंड शब खैर। टेक केयर।